मुरादाबाद, नौशाद मंसूरी साहब, और इस पूरे प्रोग्राम का ताना बाना, जिनको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि लोग मोहतरम जनाब अजमत मंसूरी साहब से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और उस नाराजगी में उनको गाली किस तरह की बकते हैं, कहते हैं कि ये मोहन भागवत है, ये मोहन भागवत है। उसी मोहन भागवत ने जोड़ के ताना बाना बनाकर आज कितने लोगों को हम लोगों के बीच में इकट्ठा किया। बड़े भाई अजमत मंसूरी साहब, यूसुफ मंसूरी साहब, जमुना वैल्यू स्कूल इलाहाबाद के प्रिंसिपल इरशाद साहब, हमारे बड़े भाई, और हम लोगों को जो वक्त बेवक्त जरा सा ज़िग-ज़ाग होता है तो सही रास्ता बताने वाले इंजीनियर खान साहब, दिल्ली से आए राशिद मंसूरी साहब, कारी अल्ताफ साहब, हाजी सुल्तान फरुखाबाद साहब, और हम लोगों के बीच में नेशनल शूटर बैठे आकिब जावेद साहब, और यहाँ पे इकट्ठा हुए बुजुर्गों, साथियों, और एक को छोड़ के माँ बहनों, हम आप लोगों को इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर है मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। लगभग शकील मियां के बोलने के बाद जो मकसद था वो मेरा पूरा हो गया। मकसद ये था, हमारे बीच में पडरौना के प्रधान साहब भी बैठे हुए हैं, ताली बजाया तो इनकी तरफ निगाह गई, अंसारी साहब। मकसद जो था कि आज जो जज बने, जो आईपीएस बने, जो आईएएस बने, आप यकीन कीजिए मैं ग्रास रूट पे काम करता हूं, जमीन पे। जिन बच्चों से आईएएस, आईपीएस और जुडिशरी में आने की बात करते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि आईपीएस के कोई सुरखाब लगा होगा। आप यकीन कीजिए, आपकी जमात का सबसे पीछे खड़ा हुआ बच्चा, सबसे पीछे बैठा हुआ बच्चा, आईपीएस उसके लिए ख्वाब है। इसी ख्वाब को उस बच्चे का पूरा करने के लिए कि देख लो आईपीएस कैसे और किस तरीके से बनते हैं, आपके बीच में बैठे हैं। और इनसे मैंने ये कहा कि शकील मियां जब बोलिएगा तो बताइएगा कि मैं कैसे बना। कोई पहाड़ नहीं तोड़ा इन्होंने, मेहनत किया, किताबों को पढ़ने का और किताबों को रटने का और किताबों को तोड़ने का काम किया, जो पहाड़ तोड़ने से बढ़कर काम था। इसलिए सामने बैठे बच्चों को ये सारी चीजों को समझना चाहिए। ये एक एकेडमिक प्रोग्राम है, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं ना। पॉलिटिकल प्रोग्राम होता तो यहाँ ब्रिजेश पाठक बैठे होते, अखिलेश जी बैठे होते, तमाम मैं नेताओं को बुला सकता था, तो वो बैठे होते, मगर वो भाषण देके चले जाते और ये हमारे बच्चे कुछ सीख ना पाते। ये एक एकेडमिक प्रोग्राम था, बच्चों को सिखाने का प्रोग्राम था। शकील साहब ने मेरे बगल में जब बैठे, इनका स्वागत हुआ, आए। जो इस प्रोग्राम की कामयाबी के पीछे सबसे बेहतरीन बात थी, वो एक लफ्ज में इन्होंने कहा, मैंने सुना। ये बगल में बैठे, आज पहली मुलाकात हुई। मैंने इनसे पूछा कि वालिद साहब क्या करते हैं, पेशा क्या है? अगर ये आदमी बताते कि मेरे वालिद कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, वो बड़ी बात नहीं थी, सीखने वाली बात नहीं थी। मगर इन्होंने कहा कि मेरे वालिद मजदूरी करते थे। बच्चों जितने बैठे हो पीछे देखो कि आदमी फख्र से बता रहे हैं, ये फख्र से बता रहे हैं कि मेरे वालिद मजदूरी करते थे। पिछले 15 सालों से वो कोई काम, 5-7 सालों से कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुझको बनाने में वालिद साहब के साथ साथ मेरे भाइयों का रोल है। बहुत कम लोग जब बुलंदी पे पहुंचते हैं तो इस बात को बताते हैं, वरना भूल जाते हैं। माँ को, बाप को, भाई को भूल जाते हैं, इलाका तक बदल देते हैं, जमात बदल देते हैं, नाम के आगे मंसूरी हटा के खान साहब लगा लेते हैं, दिल्ली, बंबई, बेंगलोर में जाके बस जाते हैं। तमाम ऐसे लोगों को हम लोग रात दिन काम करते हैं, देखने का मौका मिलता है। इसलिए साथियों, इन सारी चीजों को आप लोगों को समझने की जरूरत है। एक बहुत अहम चीज इस सब्जेक्ट से हट के बतानी है आप लोगों को, क्योंकि जमात के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। जाति जनगणना शुरू हो गई है पूरे हिंदुस्तान में। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, जरा सा अगर आप चूक जाएंगे तो। जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया, हमारे लियाकत भाई ने बताया कि उसमें धर्म में लिखिए इस्लाम
और जाति में अपने स्टेट के हिसाब से, जैसे यूपी के लोग लिखें दुनिया नद्दाफ मंसूरी, ये 3 लिखना है। मुझे यहां कहने में कोई गुरेज नहीं। जमात इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में एक मूवमेंट चला रही है। जमात इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में एक मूवमेंट चला रही है और वो कह रही है कि आप इस्लाम लिखिए, मजहब में भी इस्लाम लिखिए, मुसलमान लिखिए और इस्लाम लिखिए, और आप जात और बरादरी ना निकलिए। ये वही चीज है। शकील साहब जानते होंगे, जज साहब बैठे हैं, जानते होंगे, आजादी से पहले इस मुल्क में साइमन कमीशन अंग्रेजों ने बैठाया था। जज साहब आपको मालूम होगा, यूसुफ भाई सर हिला रहे हैं, इसके मतलब यूसुफ भाई साइमन कमीशन को पढ़े हैं। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन बनाया और उस साइमन कमीशन का काम यह था कि कौन सा समाज सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली पीछे है, उसको रिजर्वेशन की बैसाखी लगा के कैसे आगे बढ़ाया जाए। उस वक्त जानते हैं साथियों क्या हुआ? आज जो एक साजिश एक जमात कर रही है, उस वक्त गांधी के चेलों ने साजिश की। गांधी के चेलों के साथ साथ उस मूवमेंट को, मनुवाद को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने एक साजिश किया कि वो निषादों के पास गए और निषादों से कहा कि तुम पिछड़े कहां हो, तुमने तो भगवान राम को नैया पार कराई है, तुम तो श्रेष्ठ हो। वो भी अकड़ गया। साइमन के लोग आए, उसने कहा नहीं नहीं, हम पिछड़े नहीं हैं, हम निषाद राज हैं। वो कुर्मियों के पास गए, कहा तुम बैकवर्ड नहीं हो, तुम तो महाराजा कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज हो, तुम क्षत्रियों की तरह हो, तुम राजा महाराजा हो, तुमने राजपाट किया है, इसलिए तुम बैकवर्ड नहीं हो। वो कुर्मी समाज के लोग भी गुमराह हो गए। चौहानों के पास गए, लुनिया चौहान के पास गए साइमन कमीशन के लोग, उन्होंने कहा भाई आप भी तो बैकवर्ड। का नहीं नहीं, हम बैकवर्ड नहीं ना, हम पृथ्वीराज के वंशज हैं, हम पृथ्वीराज की औलाद हैं, हम भी इस मुल्क में राजा महाराजा रहे हैं, हम पिछड़े नहीं हैं। साथियों, इसी तरीके से तमाम पिछड़ों ने गलत बयानी देके गांधी और मनुवादियों के धोखे में आके और अपनी कैलकुलेशन सही नहीं करा पाए और उसका नुकसान पूरा हुआ, जिस नुकसान को मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने पूरा किया। 1933 में साइमन कमीशन आया, मंडल कमीशन 92-93 में आया, 50 साल बाद वो गलती सुधारी गई और फिर 50 साल बाद आपको एक मौका मिल रहा है, 35 साल बाद। इस मौके को अगर आप खो देंगे तो साथियों बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए इस्लाम मजहब लिखिए, बिरादरी मंसूरी लिखिए, ये लिखना बहुत जरूरी है। बच्चों को बनाने के लिए साथियों कुछ करना पड़ेगा। दुनिया का निजाम जिस वक्त बनना शुरू हुआ, अल्लाह ने जिस वक्त इस दुनिया को बनाने के बाद निजाम शुरू हुआ, पहली वही नाजिल हुई इकरा, पढ़ो। अल्लाह ने यह नहीं कहा अरे मोहम्मद इनको ले जाओ नमाज पढ़ा दो, अल्लाह ने यह नहीं कहा अरे मोहम्मद इनसे हज करा दो, अल्लाह ने यह नहीं कहा अरे मोहम्मद इनसे ज़कात दिला दो, इनको कलमा पढ़ा दो, इनसे सारे नेक कराम दो। अल्लाह ने यह नहीं कहा, यह कहा इकरा, पढ़ो। तालीम सियासी नजरिए से, दुनियावी नजरिए से, सोशली नजरिए से जरूरी नहीं ना। तालीम को अगर ईमान वाले देखें तो नमाज से पहले हमको तालीम के लिए कहा गया पढ़ो। इसलिए साथियों इसको मजहब का एक हिस्सा समझ लीजिए, फराइज में एक हिस्सा समझ लीजिए। बिना तालीम के कुछ होने वाला नहीं है और तालीम पाने के लिए तमाम चीजों की हमको कटौती करनी होगी। वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वालिद को बीवी के साथ, शौहर को बीवी के कामों में हाथ बटाना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि घरेलू काम में शौहर को बीवी का हाथ बटाना चाहिए। हाथ बटाने का मतलब ये नहीं कि बीवी 5 किलो आटा दे दे आपको, आप गूंधिए, और वो आटा ना गूंधिए तो उसी में आपका बिगाड़ हो जाए, ऐसा नहीं। हाथ बटाने में सुबह आप उठिए, बच्चा तैयार हो रहा है, माँ से कहिए आप बच्चे की टिफिन तैयार करो, आप बच्चे को टाई बांध दीजिए। सुबह जब बच्चा स्कूल जाने लगे उस बच्चे का जूते का फीता बांध दीजिए, और जिस वक्त बच्चे के जूते का फीता बांध के उसका कंधे पे बस्ता रख देंगे, बच्चा सब कुछ भूल जाएगा मगर ये नहीं भूलेगा कि मेरे बाप ने मेरे जूते का फीता बांधा है। वो पूरी उम्र याद रखेगा। इन चीजों को जिम्मेदारी से करना होगा। आज वालिदैन में वालिद की क्या पोजीशन है? आप बिजी हो, किसके लिए बिजी हो? रात दिन आप कमा रहे हो। आज साथियों यकीन कीजिए, जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं कि 80% वालिद घर के अंदर पेइंग गेस्ट हो गए। 80% वालिद
पेइंग गेस्ट हो गए हैं। जब बच्चा सो रहा है तब वालिद साहब घर में आ रहे हैं, और जब सुबह बच्चा सो रहा है तो वालिद साहब सो रहे हैं। वो बच्चा जब सुबह स्कूल चला गया तो वालिद साहब सो रहे हैं। सुबह जब आप बच्चे को स्कूल जाना है तब आप सो रहे हो, और शाम को जब आप घर में आ रहे हो तो बच्चा सो रहा है। अरे मेरे भाई, रात दिन आप मेहनत किसके लिए कर रहे हो? अपने आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए। आप 18 घंटा काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। किस लिए कमा रहे हैं? किस लिए कमा रहे हैं? उस पर कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बच्चे की तालीम है। ये फख्र का मौका है, ये मौका है, ये खुशी का मौका है यार। हम तो इस मौके पे एक शेर कहेंगे शकील मियां के ऊपर कि आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी कि तुमने शकील मंसूरी आईपीएस को देखा है। इसलिए साथियों, जिम्मेदारी को समझना होगा। आज होता क्या है, छोटे बच्चे यहां बैठे, मैं इनकी मां से ये बात कहना चाह रहा हूं। हो सकता है मेरा टाइम थोड़ा बढ़ रहा हो, खाने के लिए बार बार आवाज आ रही है, उधर रेडी है। 2-3 चीजें 1 मिनट के अंदर बता लूंगा। बच्चा छोटा है, क्लास 3 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, मां चल जाती है स्कूलों में जाके। मैं स्कूल कॉलेज चलाता हूं, मैं जानता हूं। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, मीटिंग में मां गई, दंदना के टीचर पे चढ़ बैठी। अरे हमारा बच्चा तो आज 6 महीने से आ रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ लिख ही नहीं रहा है, अभी ABCD भी नहीं लिख पा रहा है। और बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में? बच्चा स्कूल में जाके ऐसे कर रहा है, औंघा रहा है। क्यों औंघा रहा है? बच्चा इसलिए औंघा रहा है कि मां 1 बजे रात तक मोबाइल चला रही है, 1 बजे रात तक मां उसकी मोबाइल चला रही है, और सुबह जब बच्चे का स्कूल जाने का टाइम हो तो जल्दी से उठी, भीगी तौलिया से मुंह पोछा और उसको चाउमीन दे दिया, पिज्जा दे दिया, आर्टिफिशियल उसको नाश्ता दे दिया। और जब बच्चा आर्टिफिशियल नाश्ता करेगा, पिज्जा खाएगा, चाउमीन खाएगा, तो बच्चा औंघाएगा नहीं तो क्या होगा? बच्चे को पौष्टिक आहार देने की जरूरत है, उसके टिफिन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है माओ को। टिफिन का मतलब ये नहीं कि उसमें आप काजू बादाम रख दीजिए। टिफिन का मतलब यह कि उसमें हरी सब्जी और एक ताजी रोटी बना के रख दीजिए। बच्चे के टिफिन पे आपको ध्यान देना। बाप को बच्चे का जूता जरूर सुबह बांधने के बाद उसको बांध के उसको स्कूल भेजने की जरूरत है। इन छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और उसके साथ साथ 6, 7, 8 इन 3 क्लासों के बच्चे या तो किताबें फेंक देते हैं या अपने पड़ोसी को दे देते हैं। शकील मियां बैठे हुए हैं, किसी भी हायर कंपटीशन में 6, 7, 8 तक के कम से कम 15 से 20% नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपने 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, किताबें फेंक दिया। फेंकने की जरूरत नहीं ना। 6 पास कीजिए, माए बस्ता बांधे रख दें, 7 पास करें, बस्ता बांधे रख दें। और 9th से बच्चे को टारगेट दे दीजिए। आज सवाल यह है कि बच्चा पढ़ रहा है, वालिदैन से पूछिए बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। हाई स्कूल कर लिया, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। इंटर कर लिया, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। साथियों, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्यों पढ़ रहा है, कहे पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है, उसको टारगेट देना होगा। 9 क्लास से बच्चे को टारगेट दे दीजिए कि बच्चे तुमको IPS बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, तुमको बेटा जुडिशरी में आना है, कहां जाना है। 9 से उसको टारगेट दे दीजिए और उसको बता दीजिए कि वो कुर्सी को तुम बेटा बिल्कुल मछली की आंख की तरह देखो, तुम अर्जुन बन जाओ। किसी भी सूरत से उसकी आंख को तुमको फोड़ना है और अपनी मंजिल पे तुमको बेटा पहुंचना है। टारगेट इंटर तक बच्चे, मेरे पास बच्चे मिलते हैं शकील साहब, बच्चे मिलते हैं इंटर पास के लिए। मैं पूछता हूं क्या इरादा है, तो हंसते हैं। नहीं बेटा बताओ तो क्या इरादा है? अभी तय नहीं किया। अरे मतलब पहला पड़ाव 9th, दूसरा पड़ाव हाई स्कूल, तीसरा पड़ाव इंटर, 4 पड़ाव हैं आपके, 3 तो पार हो गए और टारगेट नहीं। कैसे बेटा होगा, कैसे काम चलेगा? इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की है, किसी दूसरे की नहीं है। और साथियों, आज जो यहाँ बैठे हैं, IPS भी हैं, जुडिशरी के भी हैं, पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, सारे लोग हैं। यही 4 स्तंभ हैं और ये बहुत इज्जत की चीजें होती हैं। एक IPS, एक IAS, एक जुडिशरी में ADJ या DJ बन जाता है, पूरे गांव का रुतबा हो जाता है। जिस होमगार्ड से आज से 2 साल पहले शकील मियां के गांव के लोग, एक होमगार्ड अगर ऐसे पैर पटक देता होगा तो भाग जाते होंगे, आज इनके गांव में
कप्तान भी आए, डिप्टी एसपी भी आए, इंस्पेक्टर भी आए, तो उसकी हैसियत नहीं होगी कि तेज बोल के बात कर ले। ये होती है तालीम, और तालीम के बदले जो कुर्सी मिलती है, उस कुर्सी की ये हैसियत होती है। इसलिए कोशिश करें, माँ बाप यहां बैठे हैं, कोशिश करो हर घर में, हर मोहल्ले में एक ऐसा बच्चा पैदा कर दो, बना दो, पैदा करने के बाद बना दो कि जब उस बच्चे की नेम प्लेट टंग जाए तो उसकी नेम प्लेट देख के सामने आए हुए सरकारी अधिकारियों का आधा पैंट ढीला पड़ जाए, पसीना निकलने लगे, और रिस्पेक्ट और इज्जत से बात करें और आपके हक और हुकूक को देने का काम करें। हम साथियों आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि वालिदैन की जिम्मेदारी ज्यादा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, और इसके बाद उन बच्चों को इनाम दिया जाएगा, उन बच्चों की हिम्मत अफजाई की जाएगी। और इन्हीं लफ्जों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।